ये किताब जो है शारिक कैफ़ी साहब की किताब है, जो लिखी गई है। तो मैं शारिक भाई, बहुत मुबारकबाद आपको कि आपको इस साल का, दोनों को, जबकि हमारे डॉक्टर खालिद जावेद को साहब को और शारिक कैफ़ी साहब को इस साल का उर्दू अकेडमी का अवार्ड दिया गया है। इसके लिए भी आपको बहुत मुबारक। और तशरीफ़ लाइए। बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का आज की इस महफ़िल में। और आज की शक्ल की उदासी शारिक कैफ़ी की शायरी का हिंदी में मजमुआ है। बेसिकली उर्दू के शायर हैं, ये हिंदी में अनुवाद या कहना चाहिए कि लिपियांतर है उनका। तो जाहिर है कि शारिक जो हैं वो हमारे ज़माने में पिछले 20 साल में गज़ल का जो सबसे बड़ा नाम उभर कर हमारे सामने आया और जिसने कहना चाहिए कि आला अदबी हलक़ों के अलावा एक पॉपुलर अपील भी उनकी जो है वो मौजूद है। ऐसा बहुत कम देखने में आता है कि उनको सारे लोग पसंद करते हैं, जो उच्च कोटि के आलोचक हैं उर्दू के, हिंदी के, वो भी, और आवाम भी, और जो हमारा युवा वर्ग है वो भी उनको पसंद करता है। तो कोई ऐसी बात उनकी शायरी में ज़रूर ऐसी होगी जो कि उसकी इतनी बड़ी अपील है। और जैसा कि मैंने कहा कि पिछले 20 साल में इतना बड़ा नाम उर्दू की गज़ल में और उर्दू नज़्म में, मतलब बहुत गज़ल के हवाले से तो बहुत मशहूर हैं वो, लेकिन जो उनकी गज़लें हैं वो बिल्कुल, जो उनकी नज़में हैं वो उर्दू नज़्म के अंदर एक बिल्कुल एक नया तजुर्बा मतलब साबित हुई। और अगर हमारे पास थोड़ा वक्त होता तो हम उनसे ये कहते कि वो अपनी कोई नज़्म भी पढ़कर सुनाएं यहाँ। तो बहुत अनोखे, बहुत अलबेले शायर और मेरे बचपन के दोस्त, हम दोनों का ताल्लुक़ बरेली से है। तो एक दूसरे के दुख और सुख के हमराज हैं, एक दूसरे के हमजाद हैं। तो मुझे तो बहुत खुशी है जब भी मुझे ये मौका मिलता है कि उनके बारे में 2 शब्द, 2 अल्फाज अगर कहने का मौका मिलता है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो आज भी उसी खुशी से जो है, उसी जज्बे से मामूर हूँ मैं। हमारे बीच में इस वक्त जो हैं वो हिंदी पत्रकारिता का बहुत बड़ा नाम हमारे सामने यहाँ मौजूद है, जनाब दिनेश श्रीनेश जी, जो कि इकनॉमिक टाइम्स के जो हैं वो एडिटर हैं इस वक्त यहाँ पे, जो उसके डिजिटल चीफ, और ख़ुद बहुत अच्छे लेखक हैं, कहानियाँ बहुत अच्छी लिखते हैं। ये भी हमारे दोस्त हैं, बरेली से इनका भी ताल्लुक़ है। तो एक ट्रायंगल बनता है मेरा, शारिक का और दिनेश का, आपस के अंदर ट्रायंगल का। और हमारे साथ में जाहिर है कि हमारे समय के बहुत बड़ी हस्ती हिंदी की, और अशोक चक्रधर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनके बारे में कोई बात कहना छोटा मुँह बड़ी बात होगी, आप सब लोग उनसे वाकिफ़ हैं। और मैं सबसे पहले जो हूँ वो दिनेश से पूछूंगा कि शारिक की शायरी के बारे में कोई अगर बात उनके जहन में हो तो वो कहें उसको। मुझे बहुत खुशी है कि आज शारिक कैफ़ी की किताब का लॉन्च हो रहा है और मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ हिंदी में। मैं शारिक को करीब 2 अलग अलग रूपों में जानता हूँ। एक तो शारिक कैफ़ी एज ए पर्सन, एक व्यक्तित्व के तौर पे, क्योंकि उस वक्त तक तो मुझे ये पता था कि ये लिखते हैं और इनकी शायरी से थोड़ा बहुत मैं वाकिफ़ था। मैं चूँकि हिंदी का ही, जाहिर सी बात है कि हिंदी साहित्य से जुड़ा रहा हूँ और खालिद जी से दोस्ती रही है, तो उसके बहाने कह लीजिए कि उर्दू की दुनिया से, एक तरह से कह लीजिए उर्दू की दुनिया का दरवाज़ा मेरे लिए खालिद जावेद, शारिक कैफ़ी, ये जो मेरे दोस्त हैं, यही लोग हैं जिनसे एक दूसरी दुनिया का मेरे लिए दरवाज़ा खुलता है। तो उसके बाद से एक बहुत लंबा अरसा गुजरा, 1998 से लेके 2006 तक मैं बरेली रहा। और उस दौरान जो है शारिक जी से बहुत सारी मुलाकातें हुई और इत्तेफाक की बात थी कि उन मुलाकातों में कभी जो है ये इन्होंने कभी अपनी जो है न तो गज़लें सुनाई न नज़में सुनाई, और लेकिन इसके अलावा दुनिया जहान की बातें होती थी, लिटरेचर पे बात होती थी, सिनेमा पे बात होती थी, आर्ट पे बात होती थी। खालिद जावेद जो खुद एक बहुत अच्छे कहानीकार हैं, इनकी कहानियों पे बात होती थी, बहुत सारी बातें होती थी। बाद में मैंने अभी पिछले कुछ सालों से मैंने इनको जब जश्न रेख्ता में सुना और उसके बाद से धीरे धीरे करके इनकी इंटरनेट एक बहुत बड़ा माध्यम बना इनकी शायरी से परिचित कराने में, तो धीरे धीरे मैंने ये पाया कि जो इनका व्यक्तित्व है बिल्कुल वैसे ही इनकी रचनाएं हैं। जैसे ये खुद बहुत खामोश या शांत से व्यक्ति हैं, वैसे ही कुछ खामोशी या कह लीजिए कि अंडरटोन, अंडर करंट जो है इनकी शायरी में भी होता है। बहुत बोलती हुई या बहुत लाउड किस्म की शायरी नहीं है। और मुझे ये भी बहुत खुशी हुई कि बाद के दौर में, मतलब आप समझ लीजिए कि
जिस दौर में मैं मिला था तो एक तरह से मेरी उम्र रही होगी 28-30 साल रही होगी उस वक्त उम्र, हाँ। और तब से लेके आज तक अब जो नई पीढ़ी इनकी शायरी को पढ़ रही है और इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती है, मैं बहुत सारे ऐसे अपने कह लीजिए कि अपने जर्नलिज्म के दौरान जो मेरे कोलीग हैं, जो यंग लोग, यंग जर्नलिस्ट आते हैं, जो यंग राइटर हैं, वो जब इनकी शायरी की तारीफ़ करते हैं या इनको फॉलो करते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये मुझे बहुत खुशी होती है कि ये सोचते हुए कि एक व्यक्ति ऐसा है जो लगातार कंटेम्प्रेरी बना हुआ है, जो लगातार अपने समय के साथ जुड़ा हुआ है, और एक ऐसी विधा के साथ जिस विधा को एक समय में कहा जाने लगा था कि ठीक है, मतलब शायर मतलब कोई होगा, ठीक है, वो इस दुनिया जहान से अलग कोई शख्सियत होगी। और वो जो है आज के टाइम में जब हम ये बात कहते हैं कि नई पीढ़ी जो है पढ़ती नहीं है या नई पीढ़ी सिर्फ एक सोशल मीडिया या इस तरह की चीज़ों से जुड़ी है, उनके बीच एक नाम रेलेवेंट बना हुआ है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और मैं जो एक बात इनके आपके बारे में कहना चाहता था कि जो एक अंडरटोन है या एक जो कह लीजिए कि बहुत कम शब्दों में अपनी बात को जो कहने का सलीका है, वो बहुत खूबसूरत है शारिक भाई के पास। बाकी तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझसे बेहतर लोग मौजूद हैं जो इनकी शायरी पे बात कर सकेंगे, लेकिन जैसे कुछ हैं इनकी जो एक शेर है इनका, ये चुपके न थमने वाली हंसी तो देखो, वो साथ हैं तो ज़रा हमारी खुशी तो देखो, या सभी से राज कह देता हूँ अपने, न जाने क्या छुपाना चाहता हूँ। एक और बहुत जो मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है, अंदर अंदर खुश हैं दोनों, पहला पहला झगड़ा करके। तो ये जो चीज़ है ना, ये ज़िंदगी की बहुत छोटी छोटी चीज़ों को, इनकी निगाह जो है बहुत छोटी छोटी चीज़ों को देखती है लाइफ की, है? और वो जिस तरह से देखती है उसके पीछे एक दर्शन होता है, एक फ़िलॉसफी होती है, वो जीवन की बड़ी फ़िलॉसफी को, मतलब मुझे पता नहीं ये कहना सही होगा कि नहीं, जैसे शायरी के ये मुझे ऋषिकेश मुखर्जी या लगते हैं। बहुत अच्छी बात है, हाँ, बहुत अच्छी बात कि जैसे वो छोटी छोटी उनकी फिल्मों में जो है वो, चूँकि मैं फिल्म मेरा इंटरेस्ट है और फिल्म तो मेरे पास वही मुहावरे हैं इनकी बात को इनके बारे में कहने के लिए। तो जो बासु चटर्जी और ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में हम जो छोटे छोटे प्रसंग देखते थे और उससे जो ज़िंदगी की एक फ़िलॉसफी निकल के आती थी, जीवन की फ़िलॉसफी, रिश्तों की फ़िलॉसफी, वो चीज़ मुझे इनकी शायरी में नज़र आती है। तो मेरे ख्याल से बस मेरे पास इतना ही है और मैं आगे फिर खालिद साहब को कहता हूँ कि आगे बात आपने भी छोटी छोटी बातों में जो है वो बड़ा इंसाफ किया आपने उनकी शायरी के साथ, और बहुत उम्दा बात आपकी। अशोक जी, मैं आपसे थोड़ी गुजारिश करूंगा कि आपने तो शायरी को बहुत करीब से देखा है और आपका एक कालम भी मैंने अभी पढ़ा था, बड़ा अद्भुत कालम था, तो आज मौका है कि आप और कुछ इसके बारे में बात करें। पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपकी नई किताब इतनी जल्दी शाया हुई और हम सबको देवनागरी लिपि के माध्यम से पढ़ने वालों को नसीब हुई। ये बहुत बड़ी बात हुई है, ये इतनी बड़ी बात हुई है शारिक साहब कि देवनागरी लिपि में जब से हमारे शुअरा कराम की पुस्तकें आने लगी हैं, तब से उर्दू हृदय में प्रवेश कर रही है। बिना अपने रस्मुल ख़त के उर्दू आ रही है हमारे अंदर निरंतर। जी, तो अब जिस तरह की उर्दू आ रही है वो उस तरह की उर्दू नहीं है जिस तरह की उर्दू में लिखी गई थी। ये पता नहीं कौन सी ज़बान, कौन सी लिपि में लिखे गए अशार हैं। पहली आपकी किताब मैंने पूरी बहुत तवज्जो के साथ पढ़ी थी और मैं हर शेर पे हंसता था या दुख होता था तो उसमें भी हंसता था, और इनकी नक्काशी पे हंसता था जिसमें कोई नक्काशी नहीं थी, कोई कारनामा नहीं था, कोई हुनर नहीं दिखाया इन्होंने। बिना हुनर दिखाने का जो हुनर होता है, जो बात आपने कही ना, अंडर करंट और अंडर टोन उसमें होती है, लेकिन अंडर टोन में तो क्या स्टोन मामला होता है, वो तो खुटी हुई सिल होती है जिसमें कि ऐसे तजुर्बात होते हैं कि आप क्या कहिए। अभी मैं देख रहा था एक बड़ी इनकी ख्वाहिश का, और मैं खुश हूँ इस शेर से कि पहली किताब में जो इस तरह का एक शेर था उसमें मायूसी थी और उसमें सचमुच डर लगता था इस आदमी के बारे में कि कहीं कुछ ऐसा वैसा न कर बैठे कि लेकिन अब थोड़ा राहत मिली मुझे सचमुच। आप सुनिए, वो शेर उस किताब में था एक कि मौत ने सारी रात हमारी नफ्स टटोली, मौत ने सारी रात। अब
मौत ने नब्ज टटोली बैठी हुई है तो कितना आपसे मोहब्बत मानती है, तो लेकिन उसकी मोहब्बत बहुत भारी पड़ने वाली चीज़ है, सब जानते हैं। मौत ने देखी, फैजल देखिएगा, मौत ने सारी रात हमारी नब्ज टटोली, ऐसा मरने का माहौल बनाया हमने। बैठ जाइए क्या आदमी माहौल बना रहा, मरने का माहौल बनाया और वो उसको चरका दे दिया। तो मौत तो बार बार आती है, ऐसा तो नहीं है कि एक बार आपने चरका दे दिया उसको अगली बार नहीं आएगी। अब ये जो शेर है वो अगली बार न आ जाए, इसका बड़ा मासूम सा शेर है। ये कहता है कि दिलों पर नक्श होना चाहता हूँ, दिलों पर नक्श होना चाहता हूँ, मुकम्मल मौत से घबरा रहा। मुकम्मल नहीं चाहिए। तो सामईन भी हैं इसमें, और जो ज़िंदगी की खुशबारियाँ हैं वो भी दस्तक देती हुई सी दिखाई देती हैं कि हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता वो आ रही हैं, अंदर आ रही हैं। बहरहाल मैं तो ये जानता हूँ कि कहीं से भी ये किताब खोल ली जाए और किसी भी सारे अशार न भी पढ़ो, कहीं से भी इसको पढ़ लो, तो हर शेर में आपको ऐसा कुछ मिलेगा जिसका आपने जिक्र किया। सभी से राज कह देता हूँ अपने, न जाने क्या छुपाना चाहता हूँ। उसी गज़ल में ये पहला शेर था जो। वाह प्यारे शारिक भाई, मैं आपसे इतनी मोहब्बत करता हूँ क्योंकि जितने भर आपके साथ सफ़र हुए हैं या गुफ्तगू हुई है या आपको सुना है, आप एक जगह से दूसरी जगह जाके तीसरी जगह कुछ करना चाहते हो और उसका एक ही सामान है जो जैसे झोले में रख के निकले हो और बांटते फिर रहे हो। अब सुनिए इनका एक शेर पुरानी किताब का। वो था कि घर से निकले, पार्क में बैठे, चौक में आए, हो सकता है एक आध लफ्ज़ इधर उधर हो। घर में बैठे, पार्क गए, फिर चौक में आए, तन्हाई को जगह जगह बिखराया हमने, तन्हाई को जगह जगह बिखराया हमने। कमाल की बात है, एक शख्स जो है अपने तन्हा होने के लिए परेशान नहीं है, वो अपनी तन्हाई से बिखरा के दूसरों को लबरेज करना चाह रहा है सुख से कि मेरी तन्हाई में मज़ा लो यार, क्योंकि मेरी तन्हाई खाली नहीं है, मेरी तन्हाई तन्हाई नहीं है, इसमें कुछ भरा हुआ है। और अगर तुम उस कुछ को निकालोगे तो तभी तुम उस शायर के पास पहुंच पाओगे कि उसकी तन्हाई में क्या हो सकता है। जो पहले घर से निकला तो क्यों निकला भाई? निकला किसी बेचैनी के कारण, वो बेचैनी ही उसकी तन्हाई थी। फिर वो पहुंच गया पार्क में, वहाँ पार्क में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, या पार्क में क्या होता है, तब भी वहाँ इनसे बात करने वाला, गुफ्तगू करने वाला है नहीं है। जिसने गुफ्तगू करी भी तो ना इन्होंने सुनी, ना उसने इनके जवाब पे ध्यान दिया, ना उसने दिया। हम भीड़ में भी तो तन्हा रहते हैं ना। और फिर जब चौक में गए तो लगा फिर घर लौटना पड़ेगा, इसलिए जितनी है हमारे पास तन्हाई यहीं फेंक चलो यार, घर में नए सिरे से नई तन्हाइयों को जन्म देंगे। तो आप इनकी कविता को, इनकी शायरी को परत दर परत देखेंगे, सुनने में इतनी आसान लगेगी कि बच्चों को मैंने सुनते देखा है इन्हें। और क्या किसी बड़े शायर के लिए इतनी दाद मिलती होगी जो इनको मिली? बड़े नामचीन लोगों को बुलाया गया और कुछ नहीं, हाँ जी हाँ बहुत अच्छा, ताली बज गई एक बार। लेकिन जो नई नस्ल ने, नए बच्चों ने, और कौन से बच्चों ने, जो अंग्रेजी स्कूल में जाते हैं, पढ़ के आते हैं, कहीं नौकरी करते हैं किसी जगह, अपना साथ में उन्होंने वर्क फ्रॉम होम भी लगा रखा है और यहाँ जश्न अदब में भी बैठे हुए हैं, इधर भी कर रहे हैं, इधर भी सुन रहे हैं, और वहाँ जब शारिक आ जाते हैं तो हंगामा हो जाता है, हंगामा हो जाता है। तो ये बहुत कम पढ़ के ज़्यादा बोलना अच्छी बात नहीं मानी जाती है, लेकिन मैं मानता हूँ कि शारिक जो भी लिखते हैं वो बहुत पायदार होता है। और अब इसके क्या, कोई भी कविता शायरी तब बड़ी होती है जब उसके आयाम बड़े हों, फैसेट्स बड़े हों। आप उसमें कितनी ही अर्थवत्ता निकाल सकें, एम्बिग्विटी कितनी चाहिए या नहीं चाहिए, या उसका लेटेंट कंटेंट कितना हो, मैनिफेस्ट कितना कर सकते हैं, या उसकी संवेदनाओं का फैलाव कितना है ना। तो ये संवेदनाओं का फैलाव और उसके बाद पछताव या लगाव या अलगाव जो भी है ये आ जाता है। सुनो हम इंतहा तक जाएंगे। अब इनकी इंतहा क्या हो सकती है? अगले मिसरे पे ध्यान देना। फिर अगला मिसरा कैसे उतरा? सुनो
हम इंतहा तक जाएंगे। अब इस पंक्ति को कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से ले सकता है। इंतहा हर आदमी के लिए अलग अलग तरह की इंतहा होती है कि हम पैसा कमाने में इंतहा करेंगे, या हम जिस्मी तौर पे इंतहा करेंगे, या क्या करेंगे, लेकिन जो करेंगे वो इंतहा करेंगे। मरना है तो मरेंगे, जीना है तो जिएंगे। सुनो हम इंतहा तक जाएंगे, अब तुम्हारे साथ ही पछताएंगे। अब लीजिए मतलब हम अकेले पछताने वाले नहीं होंगे, आप भी हमारे साथ पछताएंगे। तो कितने ह्यूमर के सेंस के साथ, एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, एक दिलजोई है, एक ऐसा शरारताना ढंग है कि पहले तो कमिट करा लिया कि इंतहा तक जाना है, बोलो अच्छा तैयार हो, मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, तुम जा रहे हो तो हम भी जाएंगे, तो ठीक है साथ में पछताएंगे, लेकिन जिंदा तो रहेंगे ना पछताने के लिए। तो ये जो पछताने के लिए ज़िंदगी की कामना है वो इशारतन हमारे सामने आ जाती है। बुरा वो मान जाता है कहेगा। अब देखिए अगली लाइन क्या हो सकती है, कल्पना नहीं कर सकते आप। बुरा वो मान जाता है कहेगा। ऐसे बहुत लोग होते हैं, कोई एक थोड़ी होता है, समाज में ऐसे ही लोग ज़्यादा मिलते हैं कि जो कहेगा बुरा मान जाते हैं। बुरा वो मान जाता है कहेगा, इशारों में उसे समझाएंगे। अब जो जैसा मिलेगा अब उससे सीधी बात करेंगे ही नहीं, इशारों में समझाएंगे। अब इशारों से बोलने वाली ये गज़ल है, अगर आप इसकी एक भी शेर को आत्मसात कर पाएंगे तो इस किताब को ख़रीदना धन्य मानेंगे आप कि हमने बहुत अच्छा काम किया। वो तो मिल ही नहीं रहे जहाँ मैंने शेर निशान लगाए थे, मैं तो ऐसे ही बीच में देख रहा हूँ कुछ भी। चलिए साहब, नहीं मिल रहे, जो अशार नहीं मिले वो जिंदाबाद, और इसके लिखने वाले जिंदाबाद, और आप सब यहाँ बैठ के सुन रहे हैं। आप भरोसा करिए पछताएंगे नहीं अगर पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया। आपने भी बहुत कम शब्दों में बहुत इख्तिसार के साथ, जाहिर है कि इख्तिसार है भी, हमारे पास सिर्फ आधे घंटे का टाइम है हमारे पास, मेरे ख्याल है 20 मिनट निकल चुके हैं। तो एक दो शेर आप और सुना दीजिए, उसके बाद फिर मैं कुछ बात। ठीक है हाँ। तो मुझे याद आती है कि तुम जहाँ से सेब काटोगे वहीं से लाल निकलेगा। क्या बात है। तो आप कहीं से पकड़ लीजिए, कमाल निकलेगा, क्वालिटी वही होगी। नहीं वो ठीक कह रहे हैं आप, कहीं से भी इसको शुरू करते हैं। प्रकृति के साथ नाता हमारा होता है, लेकिन कोई कहता नहीं है कि प्रकृति से हमारा नाता है, और जब कहता है तो सबको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ भी जान होती है, वहाँ भी ज़िंदगी है, वहाँ भी एहसासात हैं, वहाँ भी चिंताएं हैं समाज की। बोलते से हुए लगते हैं मगर कहते हैं क्या। बोलते से हुए लगते हैं मगर कहते हैं क्या। रुक के सुनते हैं जरा देर, शजर कहते हैं क्या। तो पेड़ों के नीचे बैठ के इनकी बातचीत सुनने के लिए जो शख्स जाए, न कि छाया के लिए, न कि रामदेव के आश्रम के लिए पत्तियां तोड़ के भिजवाने के लिए, कोई कारोबारी मामला नहीं है, लेकिन पेड़ों को सुनना है, पेड़ों को सुनना है क्या बात कर रहे हैं। और इस पेंडेमिक में शारिक भाई क्या हुआ कि एक नई तरह की दुनिया से हम रूबरू हुए, जिसमें हमने नेचर को देखा, और नेचर कितनी खुश है ये महसूस किया जब 130 करोड़ देशवासी गायब हो गए एक शाम, पता नहीं कहाँ चले गए। जिस दिन थाली बजी, घंटे बजे, घड़ियाल बजे, छत पे सबने बजाया, झुंझुना बजाया। कोई सुना किसी ने कि बजाता झुंझुना? नहीं। और प्रसन्न थी प्रकृति, एकदम नेचर इतनी खुश थी। उस खुशी में अगर आप उनसे मिले हैं दरख्तों की बातचीत सुनने के लिए तो उम्दा है। या ये भी हो सकता है कि सड़क चौड़ी करी जा रही है और उन पर आरी फिरने वाली है। कुल्हाड़ी के आँख नहीं होती, लेकिन हमारी तो हैं, इंसान के तो हैं। शायद यही बात कर रहे हो कि न काटा जाए क्या। अब डायमेंशंस बहुत हैं, उसके अर्थ आप कितने भी निकालिए। शेर की यही तो खूबी होती है कि आप ज़रा सा पढ़िए और कितना सारा आप
सोचने के लिए, अपनी उड़ान में चले जाएंगे, आपकी अपनी फैंटेसी डेवलप हो जाएगी, आप एक ऐसे रास्ते पे चले जाएंगे, आपका एक नया कल्पना लोक बन जाएगा, एक नई भाषा आएगी। हुजूर मैं अपना भी एक सुना देता हूँ छोटा सा शेर, इसको पढ़ के अपने याद आया कि बीज के अंदर अंकुर ने अंगड़ाई ली, बीज के अंदर अंकुर ने अंगड़ाई ली, मदद करी माटी ने एक न पाई ली, मदद करी माटी ने एक न पाई ली, बीज के अंदर अंकुर ने अंगड़ाई ली। भूख के ऊपर अंकुर झूम झूम नाचा, भूख के ऊपर अंकुर झूम झूम नाचा, कहो हवा ने कोई नाच सिखाई ली, कहो हवा ने कोई नाच सिखाई ली। तो नेचर की जो दुख तकलीफ है, ऐसे ही मैंने 15-20 शेर कह दिए उसमें, लेकिन एक और जुमला जो मेरे मुंह से निकला वो बता देता हूँ। वो ये कि पहले शेर को कहते हैं जो मतला होता है कि आमद का शेर होता है, ऊपर से आता है कहीं से, कुछ देवियाँ कुछ म्यूजेस उतर के आती हैं और आपको दे जाती हैं, वो हो जाता है, तो शायर भी खुश होता है। अभी किसी को सुनाया नहीं तो अपने को ही कई बार सुनाता है कि भाई ये तो हो गया। पहला शेर आमद का, बाकी शेर होते हैं बरामद किए हुए, जहाँ से भी बरामद करा तो उसमें कोई लगा नहीं कि ये आमद हुई थी, ये तो बरामद किए गए शेर है। और तब तो गज़ल भी कहने लगती है शायर से कि मतला ठीक था, अब मतला अब कोई अगला शेर मतला भैया, तू इतने से ही काम चला ले, तो कोई शारिक कैफी है जिसका हर शेर पायदार है। ये है कि कहीं उपटन की खुशबू नोहा ख्वां थी, चमन में वो मेरी पहली खिज़ां थी, मज़ा लेते थे हर अफवाह का हम, मगर ख़तरे में अब अपनी ही जान थी। ये सीधा सरल शेर है, इसके बहुत अर्थ नहीं निकलते हैं, एक ही निकलता है, लेकिन वो इतना भारी है कि ये आपके समाज को सुधार दे या बंटाढार कर दे। लेकिन अगला एक शेर और देखिए जो अफवाह को राह दिखाने वाले लोगों के खिलाफ एक रोशनी की मुहिम है मेरे ख्याल से। नया यूं है कि अनदेखा है सब कुछ, नया यूं है कि अनदेखा है सब कुछ, यहाँ तक रोशनी आती कहाँ थी, यहाँ तक रोशनी आती कहाँ थी। अनदेखा क्यों है कि रोशनी नहीं आई, रोशनी होती तो हम भी देखते, हम भी कुछ सोच पाते कि जो आवाज़ों की रोशनी होती है वो अफवाह बन जाती है, या आवाज़ों की रोशनी से घर में आग लगाना भी भूल जाता है आदमी और सोचता है कि ये रोशनी आनी ही है, लानी ही है, वैसा कुछ नहीं होने देना है जैसा कुछ अफवाह कराई जाती है। तो अफवाह को हम सिर्फ उसी नेगेटिव सेंस में न लें, अफवाह तरह तरह की हो सकती हैं, उन अफवाहों के क्या मानी होंगे इनसे आप बात कर सकते हैं, आपके शायर आपके पास मौजूद हैं। खुलासा ये कि हम पहुँचे जहाँ भी, ये अंतिम शेर है इसका, खुलासा ये कि हम पहुँचे जहाँ भी, वहाँ पहले ही से महफिल जवां थी, वहाँ पहले ही से महफिल जवां थी। तो जवां महफिल बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा अशार हम अभी पहुँचे आपकी, और अच्छी गुफ्तगू हुई। दिनेश जी ने बहुत अच्छी बातें की और आपने जाहिर है कि बहुत तफसील के साथ इतनी अनोखी शायरी के बारे में कुछ अशार से मिसालें देके मैं ये कहता हूँ कि शारिक की जो शायरी है, तो मैं ये कभी कभी सोचता हूँ कि शायरी में अगर कोई कार्टूनिस्ट पैदा होता, कोई पोइट कार्टूनिस्ट, तो वो शारिक होते। क्योंकि मुझे लगता है कि जो इंसानों के जो इनको चेहरे नज़र आते हैं सोसाइटी के अंदर, वो कार्टून की शक्ल में नज़र आते हैं, और मैंने अपने मजमून में लिखा भी था। दूसरा, इन्होंने शायर होने के साथ साथ अपने ऊपर ये भी शायद आयत कर रखा है कि जितने मास्क हमारे चेहरों पे लगे हुए हैं, उन मास्कों को नोच नोच के फेंकना इन्होंने अपने ऊपर एक फ़र्ज़ की तरह तारी कर लिया है। और वो मास्क कितने हैं, या ये कि इनकी कुछ शायरी ऐसा है, मुझे लगता है कि एक ऐसा शीशा घर, एक ऐसा आईना खाना है जिसमें कि हर आदमी अपना चेहरे के अंदर जो चेहरा और उसके अंदर जो चेहरा, एक लामितनाई इनफाइनाइट तक वो सारे चेहरे देखता है। मुझे बड़ी खुशी है कि आज जो है वो
तेरी शक्ल की उदासी नाम की इस किताब के ऊपर मुख्तसरन ही सही लेकिन बहुत अच्छी चर्चा हुई। मैं दिल के साथ जो हूँ वो शारिक कैफ़ी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और अशोक चक्रवर्ती जी को और दिनेश श्रीनाथ का शुक्रिया अदा करता हूँ। दिनेश बहुत बहुत शुक्रिया सर इस खूबसूरत सेशन के लिए। जश्न अदब का एक दस्तूर ये है कि वो अपने मेहमानों की खिदमत में एक निशान यादगार, एक मेमेंटो पेश करता है। मैं जश्न अदब के सरपरस्त आला जनाब प्रोफेसर अशोक चक्रधर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमारे दोनों मेहमानों की खिदमत में मेमेंटो पेश करें।